नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 8 सितंबर सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा मानसून अपडेट। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ट्रैक्टर लेकर जल भराव में उतरे। सीएम नायब सिंह सैनी ने 3 जिलों का लिया जायजा तो बहादुरगढ़ में 300 मारुति की गाड़ियां डूबी। हरियाणा में महिलाओं का इंतजार हुआ खत्म। 25 सितंबर से शुरू होगी लाडो लक्ष्मी योजना। बताएंगे कौन से दस्तावेज सबसे जरूरी हैं। हरियाणा में बाढ़ प्रभावित किसानों को मिलेगा मुआवजा। सभी जिलों व ब्लॉकों के लिए खोला गया ई क्षतिपूर्ति पोर्टल। हरियाणा सरकार ने किया बदलाव। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनने के लिए चाहिए होंगी ये योग्यता। भिवानी टीचर मनीषा डेथ मिस्ट्री कड़ियां जोड़ रही है सीबीआई। स्कूल व घटनास्थल से लेकर घर तक पहुंची सीबीआई टीम। हरियाणा में अब HSVP पोर्टल पर होगी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त। बिचौलियों की भूमिका हुई खत्म। हरियाणा में हाईटेक होंगे राशन डिपो। POS मशीनें होंगी 5G, फेस रीडिंग और ई-टोल की सुविधा भी होगी शुरू। JBT भर्ती की लिखित परीक्षा का बदला शेड्यूल। अब इस दिन होगा एग्जाम। हिसार जयपुर फ्लाइट की टिकट बुकिंग शुरू। टैक्स सहित 2300 रुपये देना होगा किराया। 12 सितंबर से शुरू, हर शुक्रवार को होगी उड़ान। हरियाणा में जल भराव, सियासी खेल शुरू। हुड्डा ने सरकार की नाकामयाबी बताई तो सीएम बोले सुधार करेंगे, तो वहीं सुरजेवाला ने कहा अवतरित हुए मुख्यमंत्री। सतलोक आश्रम के रामपाल ने हिसार जेल से फैलाया साम्राज्य। आश्रम और कॉल सेंटर खोले। 11 केसों में बरी हुए। श्रद्धालु बोले संत महाराज बाहर आने वाले हैं। बहादुरगढ़ में मुंगेशपुर ड्रेन टूटने से बिगड़े हालात। डूबी 300 नई गाड़ियां। एयरबैग खुले। घरों और फैक्ट्रियों में हुआ जल भराव। भिवानी में भारी बारिश से 20 गांव जलमग्न हुए। आज भी बारिश के आसार। सैकड़ों एकड़ फसल तबाह हुई। लोग बेघर हुए। भारत में रविवार को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगा। चंद्र ग्रहण का नजारा रात करीब 9:56 से लेकर 3 घंटे 28 मिनट तक चला। चांद लाल व नारंगी रंग का दिखाई दिया। इसे ब्लड मून कहा जाता है। और भारत ने चौथी बार हॉकी एशिया कप जीता। साउथ कोरिया को 4-1 से फाइनल में हराया। वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई किया। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मानसून का असर अभी खत्म नहीं हुआ। रविवार को पानीपत, फतेहाबाद और हिसार में बारिश दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला, फतेहाबाद और हिसार में जल भराव वाले इलाकों का दौरा किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रविवार को रोहतक के महम और कलानौर में जल भराव वाले क्षेत्रों का जायजा लिया। हुड्डा खुद ट्रैक्टर चलाकर प्रभावित इलाकों में पहुंचे। वहीं मारकंडा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 0.20 मीटर नीचे आ गया है। यह नदी कुरुक्षेत्र में मुश्किलें बढ़ा रही थी। हिसार में राणा माइनर टूट गई। इसका पानी एयरपोर्ट की ओर बढ़ने लगा, जिसे JCB की सहायता से रोक लिया गया। वहीं सिरसा में घग्गर नदी का बांध टूट गया। इससे आसपास के क्षेत्रों में पानी भर गया। वहीं नायब सिंह सैनी ने बीते दिन पंचकुला से राहत सामग्री से लदी 25 गाड़ियों को पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना किया। इनमें 15 गाड़ियां पंजाब तो वहीं 10 गाड़ियां हिमाचल प्रदेश भेजी गई हैं। बहादुरगढ़ में मुंगेशपुर ड्रेन टूटने से बहादुरगढ़ में हालात बिगड़ गए हैं। मारुति स्टॉक यार्ड में करीब 300 नई गाड़ियां पानी में डूबकर खराब हो गई। कई गाड़ियों के अंदर तक पानी पहुंच गया तो वहीं विंडो ग्लास और एयरबैग तक खुल गए। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और हिसार से सांसद जयप्रकाश JP रविवार को हांसी के भाटोल, जाटान और थुराना गांव पहुंचे। यहां उन्होंने जल भराव का जायजा लिया और ग्रामीणों से बातचीत की। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लेकर मध्य भारत तक मानसून टर्फ सक्रिय है। वहीं राजस्थान और पंजाब के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और अरब सागर से नमी वाली हवाएं हरियाणा की तरफ बढ़ रही हैं। इसी कारण 8 सितंबर तक कई जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं। आज यानी 8 सितंबर की बात करें तो सिरसा, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह, पलवल, कैथल, करनाल और कुरुक्षेत्र में कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। तो वहीं फतेहाबाद, हिसार, जींद, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। बात करें 9 सितंबर की तो मौसम विभाग ने पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम और नूंह में मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। जींद, रोहतक, फरीदाबाद, पलवल, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत और सोनीपत में कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। तो वहीं अंबाला, यमुनानगर और करनाल में मध्यम बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त की गई है।
हरियाणा में मानसून बीत जाने के बाद से हो रही तेज बरसात ने प्रदेश भर में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। अनेकों जगहों पर यमुना, नहरें, गलियां, नाले ओवरफ्लो हो गए हैं, जिस कारण से प्रदेश के अधिकांश हिस्से डूबने जैसी हालात में हैं। लोग अपने अपने स्तर पर स्थानीय प्रशासन की मदद से तटबंधों को मजबूत करने समेत कई अन्य राहत कार्यों में लगे हुए हैं। ऐसे में रविवार को प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला फील्ड में उतरे। सभी ने अपने अपने स्तर पर जलभराव वाले क्षेत्रों का जायजा लिया, जिसके बाद सभी एक दूसरे पर जुबानी हमलावर हो गए। प्रदेश में बाढ़ जैसे हालातों पर सियासी पारी शुरू हो गई। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो प्राकृतिक आपदा आई है, जहां लोग प्रभावित हुए हैं वहां जा रहे हैं। भारी बारिश हुई है, बाढ़ भी आई है। हरियाणा में लो लाइन एरिया में जलभराव हुआ है। फतेहाबाद, टोहाना, हिसार, हांसी में जहां जहां दिक्कतें आई हैं उसको देखने के लिए आए हैं। उसके आगे के समाधान निकालेंगे ताकि आगे दिक्कत ना आए। बहुत ज्यादा बारिश आती है तो व्यवस्थाएं अव्यवस्था में बदल जाती हैं। सभी प्राकृतिक आपदा का मिलकर मुकाबला करें। गांव के गांव हिमाचल प्रदेश में बह गए हैं। पंजाब में स्थिति बिगड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में हमें धैर्य रखना चाहिए। हमने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया है। हर संभव सहायता करेंगे। किसानों का खर्चा हुआ है, सरकार भरपाई करने का काम करेगी। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार की नाकामी के चलते बाढ़ व जल भराव की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। लोगों को तुरंत मदद और मुआवजे की आवश्यकता है, लेकिन नुकसान की स्पेशल गिरदावरी करवाने की बजाय एक बार फिर सरकार ने लोगों को पोर्टल के हवाले कर दिया है। पिछले कई साल से सरकार मुआवजा देने की बजाय पोर्टल खेल रही है। इस व्यवस्था के चलते किसी भी आपदा से पीड़ित 90% लोगों को मुआवजा ही नहीं मिल पाता। जो इक्का दुक्का किसानों को मिलता है उसमें भी कई महीने लग जाते हैं। इसलिए कांग्रेस और तमाम पीड़ितों की मांग है कि पोर्टल के झंझट छोड़कर सीधे किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाई जाए। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने बाढ़ग्रस्त एरिया का जायजा लिया। कठवा गांव पहुंचे सुरजेवाला ने सरकार पर करारा हमला बोला। सुरजेवाला बोले कि हरियाणा और पंजाब में सरकार नाम की कोई चिड़िया नहीं है। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा के 17 कस्बे पानी में डूबे हैं। 35 से अधिक लोगों की बाढ़ में मौत हो चुकी है, तो वहीं कई लोगों को सांप ने काट लिया। लाखों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है, लेकिन सरकार गायब है। केवल पोर्टल खोलने और सर्वे करने से घाव नहीं भरेंगे। सुरजेवाला बोले कि परसों मैंने कहा कि गुमशुदा की तलाश करो, उसके बाद मुख्यमंत्री अवतरित हुए हैं। मुख्यमंत्री शाहबाद किस लिए आए थे? क्या सिर्फ फोटो खिंचवाने? क्या कभी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक बुलाई गई? क्या ड्रेन और तटबंध की मरम्मत के लिए 50,000 कट्टे का इंतजाम किया? क्या पंप सेट और जेसीबी तैयार रखे गए? कुछ भी नहीं किया। पिछले 11 साल से हिसार जेल में बंद सतलोक आश्रम संचालक रामपाल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी। उसके बाद अचानक रामपाल के आश्रमों में हलचल बढ़ गई है। अनुयायी कह रहे हैं कि संत महाराज बाहर आने वाले हैं। उधर जेल में बंद होने के बावजूद रामपाल का साम्राज्य फैल रहा है। सतलोक आश्रम के कॉल सेंटर चल रहे हैं। जगत गुरु के नाम से एक वेबसाइट बनी है। कॉल सेंटर पर विश्वास पात्र लोगों के नंबर दिए गए हैं जो भारत में कहीं भी रामपाल से नाम दीक्षा दिलाने का दावा करते हैं। इन कॉल सेंटर के नंबर पर ऑप्शन दिए जाते हैं। जिसको जैसी जानकारी रामपाल व उसके कामों के बारे में चाहिए वो सब बताई जाती है। नाम दीक्षा भी रामपाल के सामने दिलवाने का दावा किया जाता है। रामपाल की नाम दीक्षा की रिकॉर्डिंग इन कॉल सेंटरों के एजेंटों के पास मौजूद है। इनके पास हर जिले और उसके आसपास के संगतों की एक सूची है। इनके पास एक सीरीज के नंबर है। यह नाम दीक्षा देने वाले व्यक्ति को एक निश्चित जगह पर ले जाते हैं और रामपाल महाराज की वीडियो चलाकर उसे नाम दीक्षा दिलवा देते हैं। दावा है कि हजारों लोग नाम दीक्षा ले चुके हैं। रामपाल साल 2014 से देशद्रोह के मामले में हरियाणा के हिसार सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है। रामपाल के 2014 में हरियाणा में रोहतक के करौंथा और हिसार के बरवाला में 2 आश्रम थे। तीसरा मध्य प्रदेश में बन रहा था। अब आश्रमों की संख्या 11 पहुंच गई है। करौंथा और बरवाला आश्रम सरकार के अधीन है। रामपाल के सोनीपत के धनाना, भिवानी और कुरुक्षेत्र में भी 2 बड़े आश्रम खड़े कर लिए हैं। इनके संचालन को 3 सदस्य कमेटी बनी है। राष्ट्रीय कमेटी सीधे रामपाल के अधीन काम करती है और संपर्क में रहती है। रामपाल के वकालतनामा पर हस्ताक्षर करने वाले हिसार के एडवोकेट कुलदीप ने बताया कि रामपाल महाराज साल 2014 से जेल में बंद हैं। उन पर कुल 14 केस लगे थे। उनमें से 11 केस में वे अब बरी हो चुके हैं। भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की मौत के मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। मामले की तह तक पहुंचने के लिए सीबीआई हर पहलू को बारीकी से खंगाल रही है और एक एक कड़ी को जोड़कर आगे बढ़ रही है। शनिवार को सीबीआई की टीम ने मनीषा के प्ले स्कूल, कॉलेज और परिवार से मुलाकात करके केस से जुड़े हर पहलू को खंगाला। सीबीआई ने मनीषा मौत वाले दिन के सीन को रिक्रिएट करके जाँच शुरू की। सीबीआई सबसे पहले डिघावा मंडी के रेस्ट हाउस पहुंची। उसके बाद मनीषा के प्ले स्कूल पहुंची, जहाँ पर मनीषा
मनीषा पढ़ाती थी, ताकि मनीषा से 11 अगस्त को ही घटना से जुड़ी जानकारी मिल सके। इसके बाद घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर मनीषा का शव पड़ा हुआ था। उसके बाद मनीषा के घर पहुंची। करीब 1 घंटे तक मनीषा के पिता से लंबी पूछताछ की। इसके अलावा सीबीआई सिंघानी स्थित कॉलेज भी गई, जहां मनीषा एडमिशन के लिए जाने की बात कह रही थी। सीबीआई ने मनीषा के पिता संजय कुमार से करीब 1 घंटे पूछताछ की, जिसमें संजय कुमार ने 11 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के दौरान की सभी घटनाओं को बारीकी से पूछा। संजय ने बताया कि सीबीआई वालों का व्यवहार काफी अच्छा था। जिस तरीके से सीबीआई ने आश्वासन दिया है, उससे मेरी उम्मीद बन गई है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई हैं। हरियाणा सरकार द्वारा 25 सितंबर से योजना की शुरुआत होने जा रही है, जिसके तहत महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह उनके बैंक खाते में मिला करेंगे। योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके बाद ही खाते में रुपए आएंगे। साल 2024 के विधानसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में भाजपा ने वायदा किया था कि वह महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह देंगे। इस नारे का असर भी देखने को मिला और भाजपा बहुमत के साथ सत्ता में आई। नई सरकार बनते ही आवाज उठने लगी थी कि लाडो लक्ष्मी योजना को लागू किया जाए। पिछले विधानसभा सत्र में इसका बजट निर्धारित किया गया। 25 सितंबर से योजना लागू होने जा रही है। इसके बाद पात्र महिलाओं को अब 2100 रुपए प्रति माह मिलने लगेंगे। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर सबसे जरूरी दस्तावेज परिवार पहचान पत्र यानी कि फैमिली आईडी है। इसमें इनकम वेरीफाई होनी अनिवार्य है। योजना की पात्र केवल वही महिलाएं होंगी जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख रुपए या फिर इससे कम है। पहले चरण में 1 लाख रुपए तक की इनकम वाले परिवारों को शामिल किया गया है। संभावना ये है कि दूसरे चरण में 1,80,000 रुपए तक की इनकम वाले परिवार भी शामिल हो जाएंगे। फैमिली आईडी के अलावा योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेजों में इनकम सर्टिफिकेट भी शामिल है। फैमिली आईडी के माध्यम से इनकम सर्टिफिकेट बनवाया जा सकता है। दोनों दस्तावेजों के साथ साथ लाभार्थी का आधार कार्ड भी होना चाहिए और उसकी ई-केवाईसी भी पूरी होनी चाहिए। महिला या उसके पति पिछले कम से कम 15 साल से हरियाणा का निवासी होना चाहिए। इसके लिए वोटर कार्ड, आधार कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट या फिर 10वीं की मार्कशीट होनी जरूरी है। महिला लाभार्थी को उसके बैंक खाते में ही लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए फैमिली आईडी के साथ बैंक खाता जोड़ना भी जरूरी है। साथ ही अपनी पासबुक अपडेट करवानी होगी। पैसा सीधे खाते में आएगा। आवेदन करते समय प्रार्थी का पासपोर्ट साइज फोटो और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना भी जरूरी है। हरियाणा में सभी सरकारी विभाग अब डिजिटलीकरण की तरफ तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे में राशन डिपो भी अब स्मार्ट और हाईटेक होने जा रहे हैं। सरकार ने प्रदेश में चल रही 9400 के करीब राशन डिपो को स्मार्ट बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है। अब राशन डिपो पर 2G POS मशीनों की बजाय 5G POS मशीनें लगेंगी, तो वहीं फेस रीडिंग और ई तोल की सुविधा भी प्रारंभ होगी। इससे एक तो काम तेजी से होंगे और दूसरा ये कि पूरी तरह से पारदर्शिता रहेगी। किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका बहुत कम हो जाएगी। 15 नवंबर तक सभी राशन डिपो पर 5G POS मशीनें पहुंच जाएंगी। अब तक प्रदेश में जितने भी राशन डिपो हैं, सभी पर बायोमेट्रिक सिस्टम है और ये 2G POS यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीनें हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर राशन डिपो पर 2G POS मशीनें कई बार सही से काम नहीं कर पाती हैं। नेटवर्क में भी दिक्कत बनी रहती है, जिसके कारण कई बार राशन मिलने में देरी हो जाती है। फिलहाल जो मशीनें राशन डिपो पर उपलब्ध हैं, इसमें अभी तक केवल बायोमेट्रिक की ही सुविधा थी, यानी कि उपभोक्ता को अंगूठा लगाने से ही राशन मिलता था। लेकिन 2G की जगह जो 5G मशीनें राशन डिपो होल्डर को मिलेंगी, इनमें फेस रीडिंग यानी चेहरा भी स्कैन हो सकेगा, तो वहीं पर ई तोल की भी सुविधा उपलब्ध होगी। राजधानी चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की तरफ से समग्र शिक्षा के तहत 218 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के शेड्यूल में थोड़ा चेंज किया गया है। पहले इस परीक्षा का आयोजन 28 सितंबर को होना था, मगर मौजूदा हालात को देखते हुए अब इसे बढ़ाकर यानी 5 अक्टूबर को करवाने का फैसला लिया गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ये परीक्षा चंडीगढ़ में विभिन्न केंद्रों पर सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक आयोजित करवाई जाएगी। सभी उम्मीदवार लिखित परीक्षा के लिए अपने एडमिट कार्ड 30 सितंबर को सुबह 11 बजे से डाउनलोड कर पाएंगे। मिली जानकारी के मुताबिक बता दें कि इस परीक्षा में पूरे देश भर से 23,000 से अधिक युवाओं के शामिल होने की संभावना है। 33,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने जेबीटी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन कई उम्मीदवारों ने निर्धारित तारीख तक फीस नहीं भरी। लिखित परीक्षा के आयोजन के बाद परीक्षा के आंसर की 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को 9 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे तक अपनी आपत्तियां दर्ज करवाने का मौका दिया जाएगा। वहीं शिक्षा विभाग की तरफ से प्लानिंग की जा रही है कि जेबीटी के पदों को नवंबर के लास्ट तक भर दिया जाए। हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से 12 सितंबर से जयपुर के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू होने जा रही है। नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके बाद एलायंस एयर ने अपनी वेबसाइट पर टिकटों की बिक्री भी शुरू कर दी है। शेड्यूल के मुताबिक प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 11:10 से ये फ्लाइट जयपुर से हिसार के लिए उड़ान भरेगी और दोपहर बाद 12:10 पर हिसार पहुंच जाएगी। वापसी में बात करें तो शाम को 5:35 पर हिसार से उड़ान भरकर 6:40 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेगी। इस उड़ान का किराया
किराया टैक्स सहित लगभग 2300 रुपए होगा, जबकि सीट बुकिंग का चार्ज अलग से देना होगा। जयपुर के लिए सीधी उड़ान राजस्थान और हरियाणा के यात्रियों के लिए बड़ी फायदेमंद साबित होने वाली है। सड़क मार्ग से जयपुर पहुंचने में जहां लगभग 5 घंटे से अधिक का समय लगता है, वहीं अब फ्लाइट के जरिए यात्रा करने पर लगभग 4 घंटे की बचत होगी। इससे पहले हिसार से दिल्ली, अयोध्या और चंडीगढ़ के लिए भी उड़ान सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त से जुड़ा एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी की बिक्री और खरीद को अपने पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य कर दिया है। सरकार के इस फैसले से प्रॉपर्टी डीलर्स को तगड़ा झटका लगेगा, क्योंकि अब जमीन के सीधे सौदे पोर्टल पर होंगे और हर लेन देन सरकार की निगरानी में रहेगा। नए प्राविधानों के तहत HSVP पोर्टल पर प्रॉपर्टी लिस्ट करने के लिए विक्रेता को 10,000 रुपए की नॉन फंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस के साथ GST का भुगतान भी करना होगा। प्रॉपर्टी लिस्ट करते समय विक्रेता को प्रॉपर्टी की मांग की गई कीमत का 0.25% बतौर कमीशन भी देना होगा। वहीं जब खरीदार बोली को स्वीकार करेगा तो उसे अंतिम बोली राशि का 0.50% कमीशन के रूप में चुकाना पड़ेगा। विक्रेता को पोर्टल पर KYC डॉक्यूमेंट, कानूनी वारिस की सहमति, प्रॉपर्टी से जुड़े मुकदमों से मुक्त होने का प्रमाण और प्रॉपर्टी का पूरा विवरण देना अनिवार्य किया गया है, जिसके बाद खरीदार ऑनलाइन माध्यम से बोली लगाएंगे और सबसे अधिक बोली लगाने वाले को प्रॉपर्टी मिलेगी। सौदा तय होने के साथ ही स्वचालित रूप से ट्रांसफर परमिशन जारी होगी, जो 90 दिन तक मान्य रहेगी। सरकार के इस फैसले से रियल एस्टेट क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल सकता है। पोर्टल के जरिए की जाने वाली डील में विक्रेता और खरीदार की संपर्क जानकारी यानी मोबाइल नंबर व ईमेल डील पूरी होने तक गोपनीय रखी जाएगी। साथ ही हर चरण की जानकारी मैसेज और ईमेल के जरिए दोनों पक्षों को भेजी जाएगी। वहीं प्रदेश सरकार के इस फैसले से प्रॉपर्टी डीलर्स में नाराजगी बनी हुई है, क्योंकि उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा प्रभावित होने जा रहा है। हरियाणा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भर्ती के लिए अब शैक्षणिक योग्यता में कुछ बदलाव किया गया है। बता दें कि इन पदों के लिए अब शैक्षणिक योग्यता बढ़ाई जाएगी। अब कार्यकर्ता के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं व सहायिका के लिए 10वीं पास होगी। महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से भेजे गए इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से भी हरी झंडी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री से मंजूरी मिलने के बाद अब इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता में बदलाव किया जाएगा। अब कभी भी इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। वर्तमान की बात करें तो अभी तक कार्यकर्ताओं के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं और सहायिकाओं के लिए शैक्षणिक योग्यता 5वीं कक्षा पास थी। आपको बता दें कि हरियाणा में कार्यकर्ता के 2638 पद खाली है, तो वहीं हेल्पर के लिए 4545 पद रिक्त पड़े हैं। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने बाढ़ और जल भराव से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। प्रदेश सरकार ने इन किसानों को फिर से बड़ी राहत प्रदान करते हुए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल को 15 सितंबर तक खोलने का बड़ा फैसला लिया है, जबकि पहले ये तारीख 10 सितंबर तय की गई थी। हरियाणा सरकार ने अब सभी जिलों और ब्लॉकों के किसानों के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया है। पहले कुछ ब्लॉक इससे वंचित थे, लेकिन अब सभी को इसमें जोड़ा गया है। प्रदेश सरकार ने किसानों से अनुरोध किया है कि जल्दी से जल्दी अपनी फसल खराबे का पंजीकरण करवा दें, ताकि समय पर मुआवजा प्राप्त हो सके। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से किसान बाढ़ और जल भराव से अपनी खरीफ फसलों में हुए नुकसान की जानकारी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद क्षतिपूर्ति के लिए दावा दर्ज कर सकते हैं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दावों का सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए, ताकि किसानों को समय पर आर्थिक सहायता राशि का लाभ मिल सके। वियतनाम की इलेक्ट्रिक मेकर कार कंपनी विनफास्ट ने भारत में अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV VF6 और VF7 कार लॉन्च कर दी है। कंपनी ने VF6 की शुरुआती कीमत 16,49,000 रुपए और VF7 की शुरुआती कीमत 20,89,000 रुपए तय की है। विनफास्ट का दावा है कि फुल चार्ज में ये कार यानी VF6 में 468 किलोमीटर और VF7 में 510 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। कंपनी ने VF6 कार को 3 ट्रिम और VF7 कार को 5 वेरिएंट में पेश किया है। साथ ही कंपनी 10 साल या 2 लाख किलोमीटर तक की बैटरी वारंटी भी ऑफर कर रही है। इसके अलावा कंपनी अपने वी ग्रीन चार्जिंग स्टेशंस पर जुलाई 2028 तक फ्री चार्जिंग की सुविधा भी कस्टमर को देने जा रही है। VF6 एक प्रीमियम कॉम्पैक्ट SUV है, जो 25 मिनट में 10% से लेकर 70% तक चार्ज हो जाती है। वहीं 468 किलोमीटर तक की सर्टिफाइड रेंज भी देती है। VF6 का लुक स्लीक, जबकि VF7 शानदार स्पोर्टी लुक में आती है। ये दोनों कारें भारत की तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन यानी EV मार्केट में कंपनी की पहली पेशकश हैं।
भारतीय शेयर बाजार में आज से शुरू होने वाले हफ्ते में 10 सितंबर को यानी एक दिन आगे या एक दिन बाद को हाई मोमेंटम मूव्स दिख सकते हैं। वेल्थ व्यू एनालिटिक्स के डायरेक्टर हर्षुभ साहब ने अपनी वीकली मार्केट रिपोर्ट में इसकी संभावना जताई है। इसके अलावा महंगाई दर के आंकड़े, ग्लोबल मार्केट के संकेत, अमेरिकी टैरिफ से लेकर विदेशी निवेशकों की खरीद बिक्री और टेक्निकल फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। 1 से 5 सितंबर के हफ्ते निफ्टी 1.29% की तेजी के साथ 24,741 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 1.13% चढ़कर 80,710 के लेवल पर बंद हुआ। पहले तिमाही की 7.8% जीडीपी ग्रोथ और जीएसटी स्लैब को 4 से घटाकर 2 करने के बाद भारतीय बाजार में ये तेजी दिखाई दी थी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। हरियाणा की ताजा तरीन खबरें सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। नमस्कार।